अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर नंबर 4 को। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। कि मैंने पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि क्लासिफिकेशन बेसिकली होती क्या है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स या फिर जानदारों को क्लासेस के अंदर डिवाइड करना, ताकि हम उसको पढ़ने में उसे हमें आसानी हो। ठीक है, तो हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, मतलब वहाँ कौन से साइंसदान थे जिन्होंने इस पर काम किया और क्यों काम किया। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसकी कितनी क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो है एरिस्टोटल नामी साइंसदान ने दी थी। ठीक है, एरिस्टोटल। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने दी थी, जिसको हम उर्दू में अरस्तू भी कहते हैं। अरस्तू जो थे वो बेसिकली थे क्या, फिलोसफर थे। फिलोसफर क्या होते हैं, देखो सबसे पहले जब साइंस आई थी तो हर बंदा इस तरह से नहीं था कि कोई बॉटनिस्ट था, कोई जोलॉजिस्ट था या फिर कोई मैथमेटिशियन था। एक ही बंदा सारे काम करता था अपने, फिर जिस इंटरेस्ट में उसका नाम मशहूर हो जाता था। ठीक है, तो अरस्तू बेसिकली एक फिलोसफर था, मतलब वो अपने मंतक से, मतलब ख्यालों से ये चीज़ें बताता था कि ये इस तरह है, ये इस तरह है। ठीक है, तो और इसी ने जो है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अरस्तू को ही हम कहते हैं फादर ऑफ साइंस। साइंस की जो बानी है, ये फादर हैं, वो कौन है, अरस्तू ही हैं। ठीक है, तो अब अरस्तू ने क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग की कि हमें जो है अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करनी है, तो हमें उसको पहले बेसिकली उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको क्लासेस में डिवीजन करना पड़ेगा, वरना हमें उससे पढ़ने में बहुत ही मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक है, तो अरस्तू ने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की थी? उसने कहा कि एनिमल्स वो होंगे, एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल विदाउट ब्लड। ठीक है, इसने दो तरह से क्लासिफिकेशन की। इसने कहा जिसके पास ब्लड है और जिसके पास ब्लड नहीं है। ठीक है, वो जानदार जिनके पास ब्लड है और वो जानदार जिनके पास ब्लड नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसने दो क्लासेस बनाई, जिनके एक एक के पास एक वो जानदार रखे जिनके पास ब्लड है, ठीक है, जिस तरह से एनिमल्स, और एक वो जानदार रखे जिनके पास ब्लड नहीं है, जिस तरह से प्लांट्स। ठीक है, और दूसरी इसने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, दूसरी इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि रहने की जगह। ठीक है, ठीक है, तो रहने की जगह से क्या मुराद है कि कौन से जानदार कहाँ रहते हैं और कौन से जानदार कहाँ रहते हैं। इसने दो डिवीजन बनाए। इसने कहा कि जो जानदार ज़मीन पे रहते हैं उसको एक क्लास में रखो, और जो जानदार पानी में रहते हैं उसको दूसरी क्लास में रखो। ये थी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री, मतलब क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अरस्तू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उनको कहते हैं अबू उस्मान उमर अली अल जहेजी, जहेज। ठीक है, ये कौन थे? ये अरब साइड्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है, और किताबुल मनाजिर जो है, किताबुल हैवान जो है, इन्होंने ही पेश की थी। किताबुल हैवान, हैवान को जो है ना ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स पर इन्होंने बहुत सी जो मशहूर किताब लिखी है वो अबू उस्मान उमर अल जहेज ने लिखी है। ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे एम्ब्रियोज ढूंढने हैं। ठीक है, एम्ब्रियोज क्या होते हैं? एम्ब्रियो वो होता है कि जब भी कोई न्यू बॉर्न जो पैदा होने वाला होता है, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली तो एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता डायरेक्टली, तो उससे पहले वो क्या होता है, उससे पहले वो एक सेल होता है। ठीक है, जो ग्रोथ करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उस पहले सेल को कहते हैं हम एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने एक एनिमल लिया, वो एनिमल जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, उस प्रेग्नेंट एनिमल को उसने डाइसेक्ट किया और उसके अंदर देखना चाहा कि कितने उसके पास नंबर ऑफ एम्ब्रियोज हैं और वो कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये किसने किया था? अबू उस्मान उमर अल जहेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन में आए मशहूर साइंटिस्ट कार्लस लिनेयस। ठीक है, कार्लस लिनेयस को हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी क्या होती है? टेक्सोनोमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई या डिवाइड किया जाता है। तो टेक्सोनोमी का स्टार्टिंग या फिर उनके फादर कौन है? कार्लस लिनेयस। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हमें किंगडम्स में डिवीजन करनी है, क्लासेस में डिवाइड करना है। किंगडम आप लोगों को पता है वो बड़ा, सबसे बड़ा यूनिट जिसमें
जो जिसमें बहुत सारे स्पीशीज़, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो एक पूरी यूनिवर्सिटी है या वो एक पूरा कॉलेज है, ठीक है। वो कॉलेज क्या है, वो किंगडम है। उसके अंदर जो क्लासेस हैं, जिस तरह से एक पूरी जो ये कॉलेज है वो क्या है, किंगडम है। अब उस कॉलेज के अंदर क्या होगा, उस कॉलेज के अंदर कॉरिडोर है, ठीक है। तो वो उसकी किंगडम के बाद फाइलम है, ठीक है। उस कॉरिडोर के अंदर क्या है, बहुत सारी क्लासेस हैं। उस क्लासेस के अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो वो स्टूडेंट एक स्पीशी है और वो पूरा कॉलेज क्या है, एक किंगडम है, ठीक है। तो अब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले किंगडम की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में ही हुई थी, बिल्कुल सिंपल। हम उन साइंटिस्ट ने कहा था कि एक बाई एनिमल्स हैं और एक प्लांट्स हैं, बस, और कोई भी जानदार एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उस वक्त माइक्रोस्कोप दरियाफ्त नहीं हुआ था, ठीक है, इन्वेंट नहीं हुआ था। तो प्लांट किंगडम किस बेस पे किया? कहा कि जिसके पास सेल वॉल है, ठीक है, those organism having cell wall are placed in plant kingdom। वो सारे जानदार, ठीक है। तो उसने कहा कि those organism having cell wall are placed in plant kingdom। वो जितने भी जानदार जिनके पास सेल वॉल मौजूद है, वो उनको हम किस क्लास में रखेंगे, किस किंगडम में रखेंगे? वो किंगडम है प्लांट। और जितने भी जानदार है जिनके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल होती क्या है? सेल वॉल बेसिकली जो है, सेल के पास एक प्लाज्मा, एक लेयर होती है, ठीक है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर वो अपने सारी जो ऑर्गेनलीज है उसको मर्ज करके रखता है। लेकिन प्लांट के पास अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत रखी है कि उस झिल्ली के बाद एक और लेयर होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये बयान किया गया कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट किंगडम में रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो एनिमल किंगडम में रहेंगे। उसके बाद आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि दौर जदीद होता रहा तो माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट में वो छोटे छोटे जानदार भी मौजूद है जिनको हम देख नहीं सकते कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो थ्री किंगडम में एनिमल किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमल्स तो मौजूद था। फिर थर्ड किंगडम कौन सा आया? अ न्यू किंगडम नेम एज प्रोटिस्टा। नया किंगडम कौन सा आया? प्रोटिस्टा। टू अकोमोडेट द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग कैरेक्टर आइदर कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। फिर कंफ्यूज हो गए साइंटिस्ट, क्योंकि ऐसा किंगडम नया आया जो जिसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा। उसके अंदर प्लांट की भी खसूसियत थी और एनिमल्स की भी खसूसियत थी। अब हम उसको कहाँ रखें? ना प्लांट में रख सकते हैं ना एनिमल में, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स उसके प्लांट्स की थी, कुछ एनिमल्स की थी, ठीक है। फिर 1930s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल हुआ, मतलब इन्वेंट हुआ, ठीक है। तो उसमें जो है फिर प्रोटिस्टा को बताया गया कि प्रोटिस्टा के अंदर भी दो क्लासेस हैं। एक होते हैं लोअर प्रोटिस्ट और एक होते हैं हायर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? लोअर प्रोटिस्ट होते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का क्या मतलब है, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। फिर भी हम मैं आपको डिटेल बता रही हूँ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो दो सेल्स होते हैं। यूकैरियोट मतलब जिसके अंदर जो है ना सारे ऑर्गेनेलीज मतलब जिस तरह से एक इंसान के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, दिल, दिमाग, ठीक है, ये सारे उसके ऑर्गन हैं। इसी तरह से वो जो इंसान है वो छोटे छोटे सेल से भी बना हुआ है। तो सेल के अंदर समझ ले, सेल के जो ऑर्गन्स है ना उसको कहते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके पास सारे उसके ऑर्गेनेलीज हों। उस सेल के पास सारे ऑर्गेनेलीज हों तो यूकैरियोटिक होगा, और अगर उसके पास कुछ कम होंगे तो वो कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। इसके और भी डिफरेंस है, मैं आगे आपको बताऊंगी। बस इतना याद रखेंगे, प्रोकैरियोट वो होते हैं, वो सेल होते हैं जिनके पास पूरा उस सेल के पास पूरे ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक के सेल के पास पूरे सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। अब इसने लोअर प्रोटिस्ट में कहा कि प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर, मतलब एक यूनिसेल्युलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए होंगे लेकिन प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब उनके सेल के पास वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो एक एक कॉमन सेल के पास होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरियाज, ठीक है, जो बैक्टीरियाज हमारे इन्वायरमेंट में है, और साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है, जिसको ब्लू ग्रीन अल्जाई भी कहते हैं, ठीक है। वो साइनोबैक्टीरिया आपको समंदर की किनारे पर भी मिल सकते हैं, ठीक है, जिसको ब्लू ग्रीन
अल्जाई कहते हैं। हायर प्रोटिस्ट में कौन सी आकर हायर प्रोटिस्ट में आए यूनिसेल्यूलर, एक सेल से ही बने हुए होंगे, और मल्टी सेल्यूलर भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अब इनका सेल जो होगा ना वो होगा यूकैरियोटिक, मतलब उसके सेल के पास अपनी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक कॉमन सेल के पास होती हैं, ठीक है। तो लोअर प्रोटिस्ट में प्रोकैरियोटिक है और हायर प्रोटिस्ट में यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये आई फिर किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल के बाद किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बाद नए और मज़ीद मॉडिफिकेशन और मज़ीद साइंस ने तरक्की की, तो फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम के बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक नया किंगडम आएगा। A new kingdom name is Monera to place all the lower protists, which include prokaryotic unicellular organisms, and remaining single-celled eukaryotic organisms were included in Protista. अब इन्होंने कहा कि इस तरह से हम नहीं रख सकते कि, ठीक है। तो इसमें कौन सा आया, इन्होंने कहा कि साइंसदानों ने कहा कि हम प्रोटिस्टा के अंदर ही लोअर प्रोटिस्ट और हायर प्रोटिस्ट नहीं रख सकते, हमें कोई एक ही क्लास चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया कि जो लोअर प्रोटिस्ट थे उनको लोअर प्रोटिस्ट से उठा के एक नया किंगडम नाम रख दिया गया मुनेरा का, ठीक है। जितने भी लोअर प्रोटिस्ट थे जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, पिछली पिछली स्लाइड में जो था किंगडम प्रोटिस्टा में जो लोअर प्रोटिस्ट प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थी, इनको उठा के इनका नाम रख दिया गया किंगडम मुनेरा का, सही है। और बाकी जो रिमेनिंग जितने भी थे ना जो हायर प्रोटिस्ट थे उनको प्रोटिस्टा का ही नाम दिया गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्यूरी हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।